हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम डेक्स्टर सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 लव अमेरिकन स्टाइल की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि डेक्स्टर की मदद करने की वजह से डेब जहां टॉनी टूची को ढूंढने की वजह से सभी की नजरों में छा जाती है, वहीं इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत उसी हॉस्पिटल को छानबीन करने से शुरू होती है। तो जब डेक्स्टर अंदर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हैवी सेडेटिव लेने की वजह से जहां टॉनी टूची अभी भी बेहोश है, वहीं वो मसूके के पास पहुंचकर बेड की हर तरह से जांच करता है तो उसे कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जब रीटा अपने होटल से लौट रही होती है तो उसकी नजर जब अपने दोस्त एलेना के ऊपर जाती है तो उसकी पूछने पे पता चलता है कि उसका मंगेतर इलीगली तौर पे अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका कयोटी या ठेकेदार उससे और पैसे की डिमांड कर रहा है। तो रीटा जहाँ उसका नंबर लेने के बाद डेक्स्टर से हेल्प लेने का वादा करती है, वहीं डेक्स्टर को जब इस बारे में पता चलता है तो डेक्स्टर जहाँ उसके दोस्त की मदद करने का वादा करता है, वहीं दूसरी तरफ डेब की हुक्कर दोस्त सोंडा उसके पास आकर अपने मकान मालिक को पिटवाने की बात कर रही होती है तो जेम्स जहाँ उसे अपने पास बुलाकर और क्राइम सीन पे सिगरेट पीने की वजह से जब उसके ऊपर भड़कने लगता है तो Calm the hell down, my brother. Give it a rest, Shonda. वही जेम्स डेब को काम पकड़ाते हुए टॉनी टूची के पास जाकर उसके होश में आने का इंतजार करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स्टर रीटा के दोस्त के केस पे लगते हुए जब एक इमिग्रेंट ऑफिसर से बातचीत करता है तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि बहुत सिक्योरिटी पैसा न मिलने की वजह से अपने ग्राहक को गायब करवा देते हैं या मार डालते हैं। वहीं पुलिस भी उनके बारे में कुछ नहीं करती है क्योंकि फैमिली वाले खुद इमिग्रेंट होने की वजह से किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं करते हैं। तो जब डेक्स्टर अपनी लिस्ट बनाकर कयोटी को ढूंढते हुए ऑर्गी कैस्टिलो के जंक यार्ड में पहुंचता है तो वहां के नजारे को देखकर और छानबीन करने पर जहां उसकी नजर एक बंद कमरे के ऊपर पड़ती है तो जैसे ही वो उसके पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करने वाला होता है, कैस्टिलो वहां पे आकर उसकी जान छानबीन में बिघन डाल देता है। वहीं डेक्स्टर जब उसे कार की हेडलाइट खोजने की बात करता है तो कैस्टिलो जहां उसे मना करते हुए दूसरे शॉप का एड्रेस बताकर उसे जहां बाहर का रास्ता दिखाता है, वहीं डेक्स्टर को यकीन हो जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। साथ ही डेक्स्टर को बातचीत करते यहाँ पे ये भी पता चलता है कि उसके पास एक रोबोट है। तो डेक्स्टर अंधेरा होने के बाद कैस्टिलो के जंक यार्ड में कूदकर फिर से वहाँ के नजारे को देखते हुए उस रूम को खोलता है तो वहाँ पर बिखरे हुए खाली बेड, खाने की चीजों को बिखरे हुए देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि वो इमिग्रेंट्स को लाकर यहीं पे रखता होगा। फिर जब बीच में अगले दिन बॉडी मिलती है तो इमिग्रेंट ऑफिसर जहाँ डेक्स्टर को कॉल करते हुए उन्हें जहाँ बॉडी को पहचानने के लिए बुलाता है, वहीं बटिस्टा जब वहाँ पे आकर उसे रात में डांस के लिए इनवाइट करता है तो डेक्स्टर के मना करने के बावजूद भी बटिस्टा उसकी बात को नहीं सुनता है। फिर जब डेक्स्टर उसे हॉस्पिटल ले जाकर बॉडी को दिखवाता है तो वो जहाँ उसके मंगेतर की लाश निकलती है, वहीं डेक्स्टर जब उनके पेन को फील करने की कोशिश करता है तो उसे जहाँ उनका दर्द फील नहीं होता है। तो जब कहानी पास में जाती है तो डेक्स्टर जहाँ अपने घर के बाहर घास काट रहा होता है, वहीं उसके डैड अपनी गाड़ी को बना रहे होते हैं। तभी उसकी दोस्त वहाँ पे आकर उसे जब इनडायरेक्टली डांस के लिए पूछती है तो डेक्स्टर जहाँ उसके हिंट को ना समझते हुए मना कर देता है। वहीं हैरी जब उसे बताता है कि वो डांस के लिए पूछ रही थी तो डेक्स्टर जवाब देता है कि उसे लड़कियों की परवाह नहीं है बल्कि उसे अकेला रहना ही अच्छा लगता है। तो हैरी उसे समझाता है कि नॉर्मल लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उसे नॉर्मल लोगों की तरह रहना है तो उसे सबसे पहले नॉर्मल दिखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर रूडी जो कि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है टोनी को उसके नकली पैर दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसका ध्यान जान डेब के ऊपर लगा होता है। वहीं डेब रूडी के पीछे पड़ी होती है। तो जब रूडी उन्हें गुड बाय करके चला जाता है तो जेम्स और डेब जब उसे आइंस्टाइन के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं तो टोनी उन्हें बताता है कि उसकी आंखों पे हमेशा पट्टी बंधी होती थी। उसे बस इतना अंदाजा है कि वो एक वाइट और एवरेज हाइट का इंसान है। तो जब डेब उसे पट्टी बांध कर याद करने को बोलती है तो टोनी जहाँ उसकी बात को सुनकर खामोश हो जाता है, वहीं जेम्स उसकी बातों से गुस्सा होकर उसे वहां से लेकर निकल जाता है।
वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स कैस्टिलो के ऊपर नजर रखते हुए उसकी नई चमचमाती कार को देखता है तो उसकी रईसी देखकर उसके ऊपर जहाँ शक होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब जेम्स और डेव एक गवाह से आइस्टर किलर के बारे में पूछ रहे होते हैं तो उसके गोल गोल जवाब देने की वजह से जेम्स जहाँ समझ जाता है कि उसे कुछ नहीं मालूम है तो वो मारिया के पास जाकर जहाँ उसे बता देता है। वहीं डेव जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो मारिया उसे बताती है कि वो लोग जेम्स के कहने पर उसे छोड़ रहे हैं। तो जब डेव उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग पेरी से पूछकर कुछ और चीजें भी मालूम कर सकते हैं तो जेम्स जहाँ उसके ऊपर भड़कते हुए समझाता है कि मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो पेरी जैसे लोगों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। फिर टोनी के ऊपर पट्टी बांधने को लेकर जब उसके ऊपर भड़कने लगता है तो डेव जब उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक नया तरीका इस्तेमाल कर रही थी तो जेम्स जहाँ उसे बेसिक बातें लर्न करने को कहकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स बटिस्टा के साथ मस्ती कर रहा होता है तो डेक्स्टर को उसे देखकर जब एहसास होता है कि वो औरतों को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है तो जब डेक्स्टर उससे रिलेशनशिप पर सलाह मांगता है तो बटिस्टा उसे बताता है कि उसे भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब डेक्स्टर उसे पूछने की कोशिश करता है कि वो उसे कैसे खुश रख सकता है तो बटिस्टा जहाँ उसे ऊपर जाने को मना करते हुए नीचे फोकस करने के लिए सलाह देता है। तो उनकी बातचीत खत्म होने के बाद जब एक लेडी आकर उसे डांस करने के लिए अप्रोच करती है तो ये कहानी जहाँ फिर से पास में चली जाती है जहाँ पर हैरी उसे तैयार करके उसे अकेला पढ़ने पर उसके साथ रोमांटिक होने की एडवाइस देता है तो डेक्स बताता है कि उसने लड़की को किस किया है। तो जब हैरी उसे जानने की कोशिश करता है कि उसे कैसा महसूस हुआ था तो जब डेक्स बताता है कि उसे पता नहीं है, ठीक ही रहा होगा तो हैरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि औरतें आदमियों से बिल्कुल अलग होती हैं क्योंकि जब वो किसी के साथ फिजिकल होती हैं तो वो अपने आप को उसके साथ कनेक्टेड फील करती हैं। तो अगर उसे पता चला कि उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है या अटैचमेंट नहीं है तो वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। तो जब डेक्स्टर उसे जानने की कोशिश करता है कि वो उसको कैसे बेवकूफ़ बना सकता है तो हैरी उसे समझाता है कि वो दुनिया में बहुत सी चीज़ें फेक कर सकता है लेकिन इसको फेक करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। फिर जहाँ डेक्स्टर स्प्रिंग फॉर्मल के लिए चला जाता है वहीं जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो बटिस्टा के टली होने की वजह से वो जब उसके घर पे छोड़ता है तो नीना जब उसे बताती है कि वो लोग अलग हो चुके हैं तो डेक्स जहाँ उसे उठाकर अपने घर पे ले जाता है। फिर जब सुबह होने के बाद डेक्स्टर जब उसे नींद से जगाता है तो उसे जहाँ रात के बारे में कुछ याद नहीं होता है। वहीं गर्मी लगने की वजह से एसी को हिलाने डुलाने लगता है तो डेक्स्टर जहाँ उसे कॉफी पकड़ाकर उसे जल्द से जल्द तैयार होने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब पशु का खून से सने हुए चादरों को चेक कर रहा होता है तो उसे जहाँ चूहे के कुतरने के निशान मिलते हैं तो जब डेव टोनी से पूछताछ करने को बोलती है तो जेम्स के मना करने पर All right, I get it. डेव जहाँ दोनों के ऊपर भड़क कर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स्टर कैस्टिलो के सारे रिकॉर्ड को चेक कर रहा होता है तो रीटा जहाँ उसे फोन करके शाम को मूवी देखने का प्लान बनाती है। तो जब मूवी देखते समय रीटा इमोशनल होने लगती है तो डेक्स्टर के ब्लैंक होने की वजह से या कुछ भी समझ न आने की वजह से आंखें बड़ी करने के बाद भी काम नहीं चलता है तो डेक्स्टर जहाँ कुछ देर तक सोचने के बाद रीटा को किस करते हुए जब बटिस्टा की सलाह को अप्लाई करने की कोशिश करता है तो रीटा जब उसे रोकते हुए पूछने की कोशिश करती है तो Return the favor. रीटा बताती है कि वो इस तरह के मूड में नहीं है। तो डेक्स्टर को जहाँ अपनी गलती का एहसास होता है वही कहानी जब फिर से पास में जाती है तो डेक्स्टर के लौटने पे जब हैरी उसे पूछने की कोशिश करता है कि वहाँ पर सब कुछ कैसा हुआ है तो डेक्स बताता है कि उसने अच्छा नाटक किया है। फिर जब डेक्स उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या वो कभी भी उस अटैचमेंट को फील कर पाएगा। I hope so, son. फिर जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो डेक्स्टर जहाँ शिपयार्ड में पहुंचकर कैस्टिलो के बोर्ड पे पहुंचने के बाद जब वहाँ पे छानबीन करता है तो उसे जहाँ बहुत से लोगों के मोबाइल मिलते हैं वहीं जब उसकी नज़र कंटेनर के ऊपर जाती है तो उसको खोलकर देखने पर बहुत सारी लाशें उभर कर आने लगती हैं। तो डेक्स्टर को फोटो खींचते वक्त ये अंदाजा हो जाता है कि जब उसे किसी भी इमिग्रेंट के पैसे नहीं मिलते हैं तो वो उनको मारकर कैसे समुद्र के अंदर फेंकता है। तो जब उसे
कैस्टिलो आते हुए दिखता है तो डेक्स्टर जहाँ बोट से उतर कर छिप जाता है, वहीं कैस्टिलो अपने बोट के पास आने के बाद उसकी जहाँ रस्सियाँ खोलकर अपनी बोट को लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब टोनी से डेब और जेम्स एक बार फिर से पूछने की कोशिश करते हैं तो उसके कुछ न बता पाने पर जेम्स यहाँ डेब को अपना तरीका इस्तेमाल करने को बोलता है। तो डेब जब उसकी टाई लेकर उसको बांधने के बाद जब उससे पूछती है तो टोनी याद करते हुए बताता है कि उसे हमेशा एक रैपर की आवाज सुनाई देती थी। शायद उसे रैपर वाली टॉफी बहुत पसंद है क्योंकि उसे हमेशा चबाने की आवाज सुनाई देती थी। तो जब वो लोग इस बात को जानने के बाद हॉस्पिटल के अंदर जाकर चूहे की जगह पे ढूंढने लग जाते हैं तो उन्हें जहाँ कपड़ों के कतरन के साथ साथ एक टॉफी का रैपर मिल जाता है। तो जब ऑफिस पहुंचने के बाद वो लोग रैपर से फिंगरप्रिंट को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो डेक्स्टर जब भीड़ देखकर वहाँ पे पहुंचता है तो डेब जहाँ उसे टॉफी के बारे में बताती है। फिर जब मासूका बताता है कि उसे उसके कुछ पार्शियल फिंगरप्रिंट मिले हैं तो डेब को जहाँ खुशी का ठिकाना नहीं होता है, वहीं डेक्स्टर डेब को बधाई देते हुए कैस्टिलो को हंट करने के लिए निकल जाता है। वहीं जब मारिया को इस बारे में पता चलता है तो वो डीएनए को डेटाबेस में ढूंढने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जब कैस्टिलो बहुत से इमिग्रेंट्स को लाकर जब अपने सीक्रेट कमरे में बंद कर देता है तो उसकी नजर जब जल रही मोमबत्ती के ऊपर जाती है तो वो अपनी बंदूक को बाहर निकालकर जल रही मोमबत्तियों का पीछा करने लगता है तो उसकी तलाश जहाँ बंद पड़ी बैंक के अंदर जाकर पूरी होती है। तो जब अंदर के नजारे को देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो डेक्स्टर जहाँ चुपके से आकर उसको बेहोश कर डालता है, लेकिन तभी उसकी पाइप उसे खोजते हुए और आवाज लगाने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता है तो वो जब बंदूक को लेकर रूम को खोलती है तो डेक्स्टर को अंदाजा हो जाता है कि कैस्टिलो अकेला खूनी नहीं है बल्कि उसकी पत्नी भी उसके हर गुनाह में शामिल है। तो डेक्स्टर उसको भी अपने हंट में शामिल करते हुए बारी बारी से जहाँ उनका ब्लड सैंपल लेता है। वहीं जब डेक्स्टर उसकी पत्नी के मुंह से बैंडेज को निकालता है तो वो जब बताते हैं कि वो उनको मुक्ति दे रही है, उन्हें तो उनका शुक्रिया करना चाहिए। तो डेक्स्टर उसे पूछता है कि क्या वो उन्हें डुबाकर और समुद्र के बीचों बीच फेंक कर उनको मुक्ति दे रही है। तो जब वो लोग उसे खरीदने की कोशिश करते हैं तो डेक्स्टर जब जवाब देता है कि वो लोग सिर्फ पैसे के लिए तो ये कर रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे को गुड बाय करने लगते हैं तो डेक्स्टर उनके बीच के प्यार को देखकर उनसे सवाल जवाब करते हुए पूछता है कि आखिर उनकी शादी को कितने साल हो चुके हैं। तो जब वो लोग उसे 12 साल बताते हैं तो वो उनसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही खूनी हैं। तो जब दोनों बताते हैं कि वो दोनों ही एक ही तरह की ख्वाहिश रखते हैं और एक ही ख्वाब देखते हैं तो डेक्स्टर जहाँ उनका शुक्रिया अदा करते हुए दोनों का काम तमाम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि बटिस्टा जहाँ अपनी पत्नी के गम में फिर से शराब के नशे में डूब जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ डेब अपनी दोस्त की मदद लेते हुए टोनी को जहाँ जन्नत की सैर कराती है। वहीं जब वो बाहर खड़े होकर गेट पर पहरा दे रही होती है तो रूडी के वहां से गुजरने पर डेब की जहाँ नजर उससे टकराती है। वहीं इधर जब डेक्स्टर दोनों को पैक करने के बाद जब उन्हें गाड़ी में भर रहा होता है तो पता चलता है कि उसने उसकी वाइफ को नहीं काटा है। फिर जब उनको डिक्की में बंद करने के बाद अपने कार को बाहर पार्क करने के लिए जाता है तो एक कार के छेद से पता चलता है कि कोई उसको छुप कर देख रहा था, जिसके बाद जहाँ डेक्स्टर गेट को खोलकर सभी इमिग्रेंट्स को आजाद कर देता है। जिसके बाद अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए वो जहाँ उनकी बॉडी को समुद्र के हवाले कर देता है। जिसके बाद जहाँ अपने घर पे जाकर अपनी नई ट्रॉफी को अपने कलेक्शन में शामिल करता है। फिर रीटा से कैंडल लाइट डिनर पे मिलते हुए जब उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या उसकी भी कोई ख्वाब है, तो रीटा हाँ में जवाब देने के बाद जब उसके ख्वाब के बारे में पूछती है तो डेक्स्टर उसे बताता है कि उसे उसकी बातें अजीब लग सकती है, लेकिन वो किसी न किसी दिन किसी को दिल से महसूस करना चाहता है जैसा कि बाकी लोग महसूस करते हैं, और उसे भी एक नॉर्मल लाइफ बितानी है। तो रीटा बताती है कि वो भी यही चाहती है। तो दोनों की फीलिंग शेयर करने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।